हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की बुक का फर्स्ट फ्लाइट का नेक्स्ट पोम पढ़ेंगे। दैट इज पोम नंबर 3, अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर आई गिव यू एन इंट्रोडक्शन। टाइटल से ही क्या पता चल रहा है, यहाँ पर पोएट एक टाइगर की बात कर रहे हैं और वो जू में रहने वाले टाइगर को जंगल में रहने वाले टाइगर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब जू में जो टाइगर रहता है वो केज में बंद है, पिंजरे में बंद है, कन्फाइंड है, वो एक लिमिटेड से एरिया में ही घूम सकता है और उसकी वजह से उसकी जो रियल पर्सनालिटी है वो भी दब गई है। ऑन दी अदर हैंड, जो टाइगर वाइल्डरनेस में रहता है, जंगल में रहता है, वो एक खुले वातावरण में रह रहा है, वो अपने नेचुरल सराउंडिंग में रहता है, तो उसकी जो ट्रू पर्सनैलिटी है, उसकी फिरोशियसनेस, उसका गुस्सा, उसका एंगर, वो सारा वो दिखा पाता है। तो यही कंपैरिजन पोएट ने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही खूबसूरती से इस पोएम में दिखाया है। नाउ लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. We'll read the stanzas, I'll explain the difficult word meanings, explanation, and then we'll discuss the poetic devices that have been used in this poem. Stanza 1. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. First of all, let's see the meanings. Stalks means follows, किसी का पीछा करना. Vivid means having deep bright colors. तो यहाँ पर ये जो टाइगर की स्किन की स्ट्राइप्स है, उनके कलर्स बहुत ही विविड हैं, यानी कि ब्राइट हैं. इट्स अ ब्राइट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरेंज एंड ब्लैक, तो इसे पोएट विविड कह रहे हैं. पैड्स हियर रेफर्स टू द पॉज ऑफ द टाइगर, टाइगर के पंजे. एंड रेज मीन्स वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर, दैट इज रेज. सो व्हाट डज द पोएट से इन दिस स्टैंजा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ही रेफर्स टू द टाइगर. वो कहते हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो अपनी ब्राइटली कलर्ड स्किन में ये जो टाइगर है ये लोगों का या किसी का भी पीछा करता है, स्टॉक करता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, ये जो टाइगर है ये जू में रहता है, ये अपने पिंजरे में बंद है. पिंजरे का जो एरिया है वो बहुत ही लिमिटेड सा है और वहां पे वो सिर्फ थोड़े से कदम ले सकता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. नाउ वेलवेट इज अ फैब्रिक. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग कलर्स का वेलवेट फैब्रिक है. इसकी क्या खासियत होती है, ये बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की होता है. तो यहाँ पर पोएट इस टाइगर के पंजों को, इसके पैड्स को वेलवेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इसके जो पैरों की आवाज है वो बिल्कुल भी नहीं आती, वेरी क्वाइट, यानी कि इसके पाँव की जो सरफेस है वो वेलवेट की तरह है, बहुत ही सॉफ्ट और मखमली है और जब वो चलता है तो कोई भी आवाज नहीं आती. देन ही सेज इन हिज क्वाइट रेज. रेज इज एक्सट्रीम एंगर एंड क्वाइट मीन्स साइलेंस, शांति. यहाँ पर पोएट दो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स यूज कर रहे हैं. जब वो कहते हैं कि उसका गुस्सा बिल्कुल शांत होता है, जबकि किसी को अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उसमें कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिससे अशांति पैदा होती है. लेकिन ये जो टाइगर है ये जू के पिंजरे में बंद है. यहाँ पर ये अपनी पर्सनालिटी यानी कि अपना जो रेज है, अपना जो एंगर है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसे ये कंट्रोल कर रहा है, इसलिए ये चुपचाप वहां पर घूम रहा है. सो इन दिस स्टैंजा द पोएट गिव्स अस अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टाइगर which is confined in a cage in the zoo. He says that he has a limited area of movement. वो अपने पिंजरे में ही जो थोड़े से कदम है वो लेता रहता है और उसके पैरों की कोई भी आहट सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसके पैरों की जो सरफेस है वो वेलवेट फैब्रिक की तरह सॉफ्ट है और वो अपने गुस्से को दबाकर चुपचाप वहां पर घूमता रहता है. In the next stanza, he says, he should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole
where plump deer pass. Lurking means remaining hidden so as to wait in ambush. Ambush means a fight. तो यहाँ पर लर्किंग का ये मतलब है कि आप छुपकर अपने प्रे का, अपने शिकार का इंतजार कर रहे हैं ताकि जैसे ही आपका शिकार आए आप उसके साथ एम्बुश यानी कि लड़ाई कर सकें, उसे ओवरपावर कर सकें. Now here in this stanza the poet is talking of a tiger who lives in the forest. तो वो ये कह रहे हैं कि जो जू वाला टाइगर है he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Deer is the favorite prey of a tiger. टाइगर ज्यादातर डियर का शिकार करते हैं और डियर्स को खाते हैं. डियर बोले तो हिरन. तो यहाँ पर टाइगर की रियल पर्सनालिटी बताई जा रही है. वो टाइगर जो जंगल में रहता है वो क्या करता है, कोई भी वाटर बॉडी जो होती है जंगल में जहां पे मोटे मोटे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं, उसी के पास जो लंबी सी घास होती है उसके बीचों बीच ये टाइगर छुप जाता है और उसकी परछाइयों में धीरे धीरे ये अपने शिकार को ढूंढता है, उसका इंतजार करता है और जैसे ही उसे कोई भी शिकार दिखता है वो उस पे अटैक करता है, उसे ओवरपावर करता है और उसे खा लेता है. सो इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज कि एक्चुअली ये जो टाइगर जू में रह रहा है अपनी पर्सनालिटी चेंज करके, असल में ये कैसी जिंदगी जीता है, ये जंगल में जहां भी वाटर बॉडी होती है, जहां पर मोटे मोटे हिरन आते हैं पानी पीने के लिए, वहीं पर लंबी लंबी घास की परछाई में छुप जाता है और छुपे हुए अपने शिकार का इंतजार करता है. नाउ सी द नेक्स्ट स्टैंजा. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Snarls means make an angry warning sound, जिसे हम कहते हैं शेर की दहाड़, दहाड़ मारना, लोगों को चेतावनी देना कि मैं आ रहा हूं. Baring means exposing or uncovering, कोई भी चीज दिखाना. Fangs means a large sharp tooth, especially a canine tooth of a dog or wolf. और यहाँ पर fang रेफर कर रहा है canine tooth of a tiger को, शेर के जो तीखे तीखे canine दांत होते हैं. Again in this stanza the poet is saying he should be, यानी कि जो जू में रहने वाला शेर है असल में उसे कैसे होना चाहिए, उसे जंगल के किनारे जो घर है उनके आसपास घूमना चाहिए और जोर जोर से दहाड़ना चाहिए और लोगों को चेतावनी देनी चाहिए कि मैं आ रहा हूं, और अपने सफेद तीखे तीखे दांत दिखाने चाहिए, अपने पंजे दिखाने चाहिए और सारे गांव को डराना चाहिए. सो एक्चुअली दिस टाइगर इज वेरी फेरोशियस. अब ये बेचारा जब जू के पिंजरे में बंद है तो ये चुपचाप वहां पे घूमता रहता है और अपनी ये जो फेरोशियसनेस है ये शो नहीं करता. बट एक्चुअली अगर इसे इसकी एक्चुअल पर्सनालिटी में देखा जाए तो ये क्या करता है, जंगल के किनारे वाले घरों के आसपास घूमता है, दहाड़ता है, लोगों को अपनी आवाज से डराता है, अपने बड़े बड़े दांत दिखाता है और पंजे दिखाता है, जिसकी वजह से सारा गांव इस टाइगर से डरता है. नेक्स्ट आंसर में वो क्या कहते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Concrete is a building material made from a mixture of broken stone or gravel, sand, cement and water, which can be spread or poured into molds and forms a mass resembling stone on hardening. कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है जिसके साथ आप कोई भी बिल्डिंग्स या रोड्स वगैरह बनाते हैं. ये ब्रिजेस बनाने में भी यूज होता है. जब ये सारे चीजों को मिक्स किया जाता है और जब ये मिक्सचर सूख जाता है तो ये बहुत हार्ड बन जाता है, एकदम स्टोन की तरह, पत्थर की तरह. दैट मटेरियल इज कॉल्ड कंक्रीट. हियर द पोएट सेज कि जो टाइगर का सेल है, केज है, ये भी कंक्रीट का बना हुआ है, बहुत ही मजबूत है और इस सेल के पीछे ये जो शेर है ये ताले में बंद है. और जब ये ताले में बंद है तो इसकी जो ताकत है, इसकी जो
ट्रू पर्सनालिटी है, इसकी जो फिरोशियस नेचर है, वो भी इस पिंजरे में बंद है और इसीलिए ये इसे दिखा नहीं पाता। और ये क्या करता है? स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में बस घूमता रहता है और जो भी लोग इसे देखने आते हैं उन्हें इग्नोर कर देता है। क्यों इग्नोर कर देता है ये विजिटर्स को? क्योंकि ये अपनी ट्रू फेरोशियस नेचर नहीं दिखा सकता, इसीलिए ये विजिटर्स को इग्नोर कर देता है। क्योंकि अगर ये विजिटर्स को देखेगा तो ये अपनी नेचुरल जो पर्सनालिटी है वो दिखाएगा, ये दहाड़ने लग जाएगा, अपने दांत दिखाएगा, लेकिन इसे पता है कि ये पिंजरे में बंद है, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये उन्हें अटैक नहीं कर सकता, तो लोग उससे डरेंगे नहीं, इसीलिए वो उन्हें डराने की कोशिश भी नहीं करता। तो इस स्टैंजा में पोएट ये बता रहे हैं कि जो जू के पिंजरे में बंद टाइगर है वो बस अपने पिंजरे में घूमता रहता है, वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाता क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ को भी इस केज में बंद कर दिया गया है। जैसे कि वो फ्री नहीं है, वो लोगों पे अटैक नहीं कर सकता, ऑब्वियसली लोग उससे डरेंगे नहीं, इसलिए वो अपनी ताकत, अपनी फिरोशियसनेस उन्हें नहीं दिखाता और जो भी विजिटर्स उसे देखने आते हैं वो उन्हें इग्नोर कर देता है। In the next stanza he says, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Patrolling means to keep watch over an area by regularly walking or traveling around it. Generally, पुलिस की जो कार्स होती है वो पैट्रोलिंग करती हैं, यानी कि वो किसी भी एरिया का चक्कर लगाती रहती है वहां की सिक्योरिटी रखने के लिए। तो यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि जो जू में पिंजरे में बंद टाइगर है वो क्या करता है, रात के समय ये जो पेट्रोलिंग कार्स है, ये जो पुलिस की गाड़ियां हैं जो कि वहां पर घूमती रहती हैं, उनकी आवाजें सुनता रहता है और अपनी चमकती हुई आंखों के साथ आसमान के चमकते हुए तारे देखता रहता है। तो यहाँ से हमें ये फील होता है कि जो पिंजरे में बंद टाइगर है ये बहुत ही सैड है, अनहैप्पी है, क्योंकि ये इस पिंजरे में कन्फाइंड है, ये बाहर आजादी से नहीं घूम सकता, इसे कैद करके रखा हुआ है और ये बहुत ही सैड और डिप्रेस सी लाइफ जीता है। ये बस अपने पिंजरे में घूमता रहता है, विजिटर्स को इग्नोर करता है, अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाता, जो पेट्रोलिंग कार्स है उनकी आवाजें सुनता रहता है और रात को आसमान में चमकते हुए सितारे देखता रहता है। Now with this we have seen the explanation of the poem. Now we'll discuss the poetic devices used in it. First of all, the rhyme scheme. पूरी पोएम की एक ही राइम स्कीम है, सारे स्टैंजाज में ये देखने को मिलेगी A B C D। यहाँ पर देखिए केज और रेज राइमिंग है, so stripes is A, cage is B, quiet is C, and as rage is rhyming with cage, we name it B. तो राइम स्कीम हो गया A B C B। Another poetic device which is very prominent throughout the poem is personification. पूरी पोएम में टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है, उसे ही रेफर किया गया है। What is personification? जब आप एक नॉन ह्यूमन या फिर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को कोई ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं, जब यहाँ पर पोएट उसे ही कह के रेफर कर रहे हैं, दिस इज पर्सोनिफिकेशन। अनदर डिवाइस विच इज वेरी प्रोमिनेंट थ्रू आउट द पोएम इज enjambment. Enjambment is when the same sentence runs through two or more lines. कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है एक लाइन के एंड पर। यहाँ पर देखिए लाइन 1, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. So the same sentence is continuing in the next line. This is enjambment. बाकी stanzas में भी हमें enjambment देखने को मिलेगी। Another device throughout this poem is imagery. Imagery is when the poet creates a scene in front of the reader. जब पोएट एक्शन वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो आप ये सीन को इमेजिन कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जू के पिंजरे में एक शेर है जो कि बहुत ही ब्राइट कलर्स की स्किन वाला है और वो अपने पिंजरे में घूम रहा है। सो ऐसा सीन क्रिएट करना रीडर के माइंड में, दिस पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड इमेजरी। देन अनदर डिवाइस वेरी प्रोमिनेंट थ्रू आउट द पोएम इज कॉन्सोनेंट्स. Consonance is the repetition of a consonant sound in a particular line. ये जो consonant sound है ये कहीं भी हो सकता है, किसी वर्ड की स्टार्टिंग में, किसी वर्ड की मिडिल में और किसी के एंड में।
लाइन 1 में जैसे कि हम देख सकते हैं स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स, इस पूरी लाइन में स साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, ये है कॉन्सोनेंस। सिमिलरली एक और पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस। एसोनेंस में कोई भी वावल साउंड बहुत प्रोमिनेंट होता है, और यहां पर देखिए लाइन 1 में आई साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, so this is assonance. Again in this stanza there is another poetic device that is oxymoron. Oxymoron क्या होता है? जब आप किसी ऐसा एडजेक्टिव का यूज करते हैं जो कि ऑपोजिट मीनिंग का होता है। यहां पर देखिए जब वो कहते हैं क्वाइट रेज, रेज मीन्स एक्सट्रीम वायलेंट एंगर एंड क्वाइट मीन्स एब्सोल्यूट साइलेंस। नाउ व्हेनेवर अ पर्सन इज एंग्री, जब भी किसी में गुस्सा होता है तो वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस करता है वायलेंस के साथ, तो वो क्वाइट नहीं हो सकता। तो जब यहां पर पोइट कह रहे हैं इन हिज क्वाइट रेज, ही इज यूजिंग वर्ड्स विच हैव अपोजिंग मीनिंग्स। दिस इज द पोएटिक डिवाइस ऑफ ऑक्सीमोरॉन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। यहां पर भी राइम स्कीम वही है, ए बी सी बी, ग्रास और पास राइम कर रहे हैं। Again there is enjambment also, line 2 and line 3 में there is no punctuation mark and the same sentence is continuing. Personification भी हो रही है, again tiger को ही रेफर किया जा रहा है। Then there is another device, alliteration. Alliteration क्या है? अगर कोई दो या दो से ज्यादा वर्ड्स की स्टार्टिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड आता है, दैट इज alliteration. यहां देखिए प्लम्प पास, दोनों वर्ड्स पर साउंड से शुरू हो रहे हैं, दिस इज alliteration. इस स्टैंजा में इमेजरी भी है, जब पोएट ये कहते हैं दैट द टाइगर शुड बी लर्किंग इन शैडो, वेटिंग नियर द वाटर होल वेयर डियर पास, सो यू कैन इमेजिन दिस सीन. Now in the next stanza again the same rhyme scheme is followed, A, B, C, B, edge और village rhyme कर रहे हैं. Then there is personification also, tiger को ही कहा जा रहा है. Then there is enjambment also, line 1 के बाद line 2 start हो रही है. The same sentence is continuing, he should be snarling around houses at the jungle's edge. This is enjambment. There is imagery also, again you can imagine कि एक शेर है जो कि जंगल के किनारे घूम रहा है और जोर जोर से दहाड़ रहा है, अपने सफेद तीखे दांत और पंजे दिखा रहा है. Another device in this stanza is onomatopoeia. Onomatopoeia is the use of sound words. अगर पोएट ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो किसी साउंड को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि स्नार्लिंग. Snarling is the sound which is created by the tiger. जब शेर दहाड़ता है उसे कहते हैं snarl. So this is a sound word. So this is the poetic device of onomatopoeia. There is assonance also in line 1. O sound is repeating, should, around houses. Again in line 3, I sound is repeating, barring, his, white, his. So both these sounds are prominent in the respective lines. This is assonance. Then there is consonance also in line 3. Sir sound is very prominent. His, fangs, his, claws. This is consonance. Next stanza में देखते हैं rhyme scheme वही है, A, B, C, B. Bars and visitors rhyme कर रहे हैं. Then again there is personification, he's, his. So the tiger is being personified. Again there is imagery, you can imagine कि ये जो टाइगर है ये कंक्रीट के बने हुए पिंजरे में बंद है और ये अपने पिंजरे में ही घूम रहा है. Then there is assonance in line 1. Line 1 में देखिए E sound बहुत prominent है. He is locked in a concrete cell. This is assonance. Again line 2 में consonance देखने को मिलती है. Sir sound is prominent. His strength behind bars. ऐसे ही हम कह सकते हैं कि एसोनेंस हमें लाइन 4 में भी देखने को मिल रही है. आई साउंड प्रोमिनेंट है, इग्नोरिंग विजिटर्स. एंड देन अनदर डिवाइस इन दिस स्टैंजा इज एलिट्रेशन. यहां पर देखिए बिहाइंड बार्स, दोनों वर्ड्स में ब साउंड से शुरुआत हो रही है. दिस इज एलिट्रेशन. Now we move on to the next stanza. The same rhyme scheme is followed, A, B, C, B.
cars and stars are rhyming. Then there is personification also. Tiger is referred to as he. Again there is imagery. आप ये सीन इमेजिन कर सकते हैं कि एक शेर है, पिंजरे में बंद है, बाहर पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं और ये शेर ये आवाजें भी सुन रहा है और आसमान में चमकते हुए सितारे भी देख रहा है. Then there is enjambment also in line 3 and 4, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Same sentence continue हो रहा है, 2 lines में enjambment है. Then there is alliteration in this stanza also. यहाँ पर देखिए in line 1, he hears. Her sound is repeating at the start of these 2 words. This is alliteration. Then there is assonance in line 3 with his brilliant. I sound is very prominent. So this is all for this poem. We have discussed the poem, explanation, the poetic devices used. Thank you for watching this video. I hope it was useful to you. If you have any comments or suggestions, please write in the comment section. And for more videos and for notification regarding the next upload, please hit the bell icon below this video.